सर ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ये तो हम सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, ये तो कांग्रेस भी करती है। मैं जो आज जो राजनीति हो रही है, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उस नई कांग्रेस में दलितों की स्थिति क्या है? दलितों का कोई ऐसा नया चेहरा दिखाई नहीं दे रहा हमें। पर इनको जगह देने की वो भी कोशिश कर रही कोशिश हैं या कर क्या? सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस जिसको वो मथने की और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। 2024 के चुनावों के लिए, क्या उसमें वो आरएसएस के जो स्लीपर सेल है, जैसे खुद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में कई सारे स्लीपर सेल हैं, तो आरएसएस और जरूरी बीजेपी कहा। की जो हाँ आरएसएस और बीजेपी की जो स्लीपर सेल हैं, क्या वो उनको निकालने का मादना रखते हैं? क्या वो उनको सीधे निकालने का दम रखेंगे? कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो खुद भी तो सामंतवादी, खुद भी तो मनुवादी लोग हैं, खुद भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे, चाहे वो शरद पवार हो, उनकी तरफ से भी हमें कोई कवायद नहीं दिखाई दे रही। तो क्या वो एक जो दलित महिला है, इकलौती जो दलित नेता है, उसको किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया है इन सभी लोगों ने मिलकर? जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति में जिस तरीके से विपक्ष का दोबारा से उभार दिखाई दे रहा है हमें, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी है उसका दामन छोड़कर आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है उनके साथ दोबारा गठबंधन किया, और उसके बाद एक विपक्ष में मानो एक जान आ गई है। उसी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो प्रेजेंस है गुजरात में वो काफी बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने कल या परसों में उन्होंने एक यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है, कल की डेट में राहुल गांधी उसके प्रमुख नेता हैं, उन्होंने यात्रा की है जो कि काफी लंबी यात्रा रहेगी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक वो यात्रा रहेगी, और भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उसको प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे राजनीति में विपक्ष में एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलित राजनीति का एक बहुत बड़ी पार्टी रही, और एक समय पर उसने लोग भारतीय जनतंत्र में विपक्ष कैसा होना चाहिए वो बताने की कोशिश की थी, अपनी धमक उसने स्थापित की थी। आज उसका क्या हश्न है, वो कहां दिखाई दे रही है? स्वागत है डॉक्टर राम पुनियानी जी आपका। अब मैं चाहूंगा कि आप इन जी जी। सारे मुद्दों पर हमारे दर्शकों के सामने अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपने विचार रखें कि क्या देश की राजनीति चल रही है। जय भीम नाम होता है। देखिए, पहले तो जय भीम। जी। मैं जहाँ तक चुनावी राजनीति का संबंध है, हम्म। चुनावी राजनीति इस बात से बहुत प्रभावित होती है कि समाज में आंदोलन किस प्रकार से चल रहे हैं हम्म। और समाज के वो तबके किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम्म। क्योंकि चुनावी राजनीति तो एक ऊपरी प्रक्रिया है, उसके नीचे होते हैं सामाजिक प्रक्रिया। और जो सामाजिक प्रक्रिया में अलग अलग तबके अपनी बात रखते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होती है। अब आप जैसे आपने उल्लेख किया लालू प्रसाद यादव और नीतीश यादव, तो नीतीश ये कुमार। देखिए ये सब, नीतीश कुमार, हम्म। ये 1990 के मंडल के जो आयोग के लागू होने के बाद जो राजनीतिक में का बदलाव आया, जिसमें ओबीसी तबका काफी ऊपर उभर कर आया, ये हम्म। ज्यादा नेता उसी के समय की उपज है। हम्म। और उसके कारण उनका एक उपस्थिति बहुत बड़ी समाज में दर्ज हो रही है। हम्म। और उसमें अगर देखिए तो एक दूसरी बात यह है, जहाँ तक दलितों का सवाल है, इनमें से कई लोगों ने दलितों से गठबंधन करने की कई बार कोशिश की है, हम्म। जो कई बार सफल रही है, कई बार असफल रही है। हम्म। जैसे मुलायम सिंह यादव और मायावती का क्लासिक केस है। हम्म। गठबंधन किया, फिर गठबंधन तोड़ा, क्योंकि उनके जो सामाजिक अंतर विरोध हैं, सामाजिक अंतर विरोधों के चलते हम्म। उनका गठबंधन बहुत दिन तक चला नहीं। नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को एक बार मुख्यमंत्री बनाया, हम्म। फिर उनको वापस किया। और लालू प्रसाद यादव का भी उसी प्रकार से दलितों को अपनी तरफ लेने का एक प्रयास रहा है। हम्म। अब जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है, जो खास तौर से मैं दलित राजनीति को इस प्रकार से देखूंगा, वो राजनीति जो समाज में दलितों की सामाजिक बराबरी के लिए ध्यान दे, हम्म। उनके आरक्षण के मुद्दों को सही तरीके से हैंडल हम्म। करे, और उनकी जो अस्मिता है, जो उन पर होने वाले अत्याचार हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। ये तीन चीजें मैं मुझे लगता है कि ये
दलित राजनीति का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो जैसे आपने बिल्कुल कहा कि कांशीराम ने इसमें काफी एक बड़ी बड़ी इसकी नींव रखी। मायावती थोड़े दिन तक उसको लेकर चली। बाद में मायावती की राजनीति में कुछ खटकाव आए, जो भी उसके कारण हो, वो अलग बात है। पर इससे गहरी प्रक्रिया में जो आपके साथ समझना चाहता हूँ वो ये है कि जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है, हम्म। वो मुख्य रूप से दलितों को दबाना चाहती है, ठीक। बिना ये बताए कि वो उनको दबाना चाहती है। आप इसको फर्क समझ लीजिए हम्म। कि वो दलितों को हिंदू एकता के नाम पर अपने साथ जोड़ना चाहती है और उनको अपने साथ जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। तो इसके चलते सबसे पहले जो उन्होंने संगठन बनाया था वो था सामाजिक समरसता मंच। अब सामाजिक समरसता मंच ने दलितों के बीच में अपनी एक पैठ बनाई हम्म। और उसका आधार ये था कि भाई सब जातियां बराबर हैं, हम्म। सब जातियां हम शुरू से ही बराबर हैं, और ये मुसलमानों के आने के कारण गैर बराबरी आ गई। हम्म। तो हमारा हम्म। हम आपस में हमारा कोई समस्या नहीं है। हम्म। हाँ, अलग जातियां हैं, अलग काम है। और उसी के चलते जो पहले की उनको गुरु गोलवलकर ने अपनी विचारधारा रखी थी, वी वी आवर नेशन डिफाइंड मी, उन्होंने मनुस्मृति की तारीफ की। हम्म। बाद में उनके जो अभी आजकल जिनको बहुत आदर से देखा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय, हम्म। उन्होंने भी एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के नाम पर सामाजिक ऊंच नीच को एक प्रकार से बहुत सोफिस्टिकेटेड, हम्म। बहुत परिष्कृत रूप में किसी चीज को सामने रखा। अब जब उन्होंने देखा कि चुनावी मैदान में जाना है, तो ये राजनीति, ये हमारे नारे काम में नहीं आएंगे, वहां तो एक दिखावा खड़ा करना जरूरी है। हम्म। दिखावा खड़ा करने के लिए पहली बात ये सामाजिक समरसता मंच, जिसमें जाति की ऊंच नीच और जाति की समस्या को पूरा आप हम्म। मुसलमानों पर डाल दो, ये उनका ठीक। एक केंद्रीय बिंदु था, नंबर एक। नंबर दो, उसी के चलते उन्होंने इस बात को भी रखा कि यहाँ जो धर्मांतरण हुए इस्लाम में, वो मुसलमान राजाओं के प्रभाव से हुए। जबकि हम्म। गहराई में जाके देखें तो धर्मांतरण ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से दूर जाना, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से दूर जाना, ये दलितों की एक आकांक्षा, इच्छा रही है, जिसकी प्रबल आ, आ, अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ने के रूप में हुई। तो उन्होंने इस बात को भी काफी उछाला। तो इससे ये दूसरा उनका प्रोपेगेंडा रहा। तो सामाजिक समरसता मंच एक। दूसरा उन्होंने जो किया वो था सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग समाज शास्त्र में एक बात जो ऐसे हमारे स्थिर स्थिर यानी कंपेरेटिवली मैं कह रहा हूँ, तुलनात्मक दृष्टि से उतने तेजी से न बदलने वाले समाज में जो जाति व्यवस्था आती है, उसमें जब उच्च जातियों के लोग नीची जातियों यानी दलितों के बीच में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो दलितों को लगता है कि हमारे लिए कितनी बड़े सम्मान की बात है कि एक अपर कास्ट का व्यक्ति आके हमारे साथ खाना खा रहा है, खिचड़ी खा हम्म। रहा है, हमारे बीच में आके दूसरी चीजें कर रहा है। तो ये एक दूसरा सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने दलितों के एक तबके को अपने साथ इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश लेकिन की। सर ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये तो हम सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, ये तो कांग्रेस भी करती है। देखिए, कांग्रेस और उसमें फर्क ये है कि हम्म। कांग्रेस की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग में वो इस प्रकार का कोई दावा छलावा नहीं रखते कि हम्म। भाई हम एक अपर कास्ट के हैं और आपसे मिलने आए हैं। हम्म। देखिए, ये एक इसमें 19-20 का फर्क है और वो फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। क्योंकि देखिए, एक तरफ जब अंबेडकर सामाजिक समता के लिए पूरा संघर्ष कर रहे थे, हम्म। तो महात्मा गांधी ने उनकी पूरी बात नहीं मानी। महात्मा गांधी ने पूरी बात नहीं मानी, पर अंबेडकर से ही प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने वो पहली यात्राएं चालू की जो छुआछूत के खिलाफ थी, जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो हमारे समाज में मैं यहाँ पर सर, मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ आपकी इस बात से। कोई बात जाति नहीं। व्यवस्था का गांधी जी ने कभी भी विरोध नहीं किया, वहां वो छुआछूत के खिलाफ थे, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को यथा स्थिति बनाए रखना चाहते थे, और वो खुद इस बात पे बिलीव करते थे कि अगर वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर हिंदू धर्म कैसे रहेगा। नहीं, उसमें एक्चुअली उसके उल्टे भी आपको मैं कोटेशन बता दूंगा। हम्म। जहाँ वो इस बात को कहते हैं अगर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है तो हिंदू धर्म का अस्तित्व बने रहने में कोई मायना नहीं है, क्योंकि हम्म। गांधी अपने विचारों को बदलते रहे।
आप जो हाँ, कह रहे हैं ये मैं शुरुआत का इत्तेफाक गांधी। रखता हूँ आपकी इस बात से कि गांधी, ये तो चाहे वो आप गांधी जी को देख लीजिए या बाबा साहब को देख लीजिए, दोनों के विचारों के अंदर काफी तीव्र परिवर्तन परिवर्तन रहा है, क्योंकि उनका स्ट्रगल दोनों का रहा है, दोनों ने ही अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं संघर्ष किए हैं। तो उनके विचारों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि कहीं विचार को परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि मैं आखिरी समय तक आते आते हो सकता है कि महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखना है, बोलना शुरू किया होगा। मैंने हालांकि उनको बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है गांधी जी को, जी इस जी। वजह से मैं नहीं उस पर कुछ बोल पाऊंगा। हाँ, ये एक्चुअली गांधी को ज्यादातर प्रस्तुत किया जाता है उनके शुरुआत के विचारों में, हम्म। जहाँ उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और हम्म। दूसरी चीजों को किया। उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। बाद में आके चलते हुए तो वो जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने काफी हम्म। मजबूती से कदम उठाए। तो ये हमको क्या है, गांधी एक बहुत जिसको कहते हैं ना सटल नुआंस से गांधी को देखने की जरूरत है। तो गांधी जैसे मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर 100% सामाजिक समता के लिए उन्होंने हमेशा खड़े रहे। और गांधी उन्हीं से प्रभाव, ये बात आप याद रखिए रजत, कि गांधी कोई अपनी विचारधारा लेकर आए नहीं। उन्होंने समाज को जैसे देखा, जिस हम्म। परिस्थिति को देखा, जिस तबके को देखा, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालते रहे। और ठीक। ये अंबेडकर का ही प्रभाव था कि उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चालू किया। ये हम्म। अंबेडकर का ही प्रभाव था कि उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करके हम्म। अपनी बात को रखा। तो खैर वो उसमें हमारे थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, और बिल्कुल। कोई सटल पॉइंट जो है बहुत बारीकी से है। पर मोटे तौर पे कांग्रेस ने जिस प्रकार से बाद में आके जो जिसको कहते हैं डायनेमिक सोच चालू रखना था, हम्म। वो कांग्रेस ने नहीं किया। और हम्म। खास तौर से नेहरू के जाने के बाद, क्योंकि आप देखिए कि नेहरू का सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएशन अगर था सामाजिक धरातल पे, तो अंबेडकर से था। अंबेडकर के माध्यम से ही उन्होंने हिंदू कोड बिल और बाकी चीजों को लाने की हम्म। कोशिश की। और ये समाज का एक रूढ़िवाद था जिसको तोड़कर नेहरू आगे नहीं जा सके, जो मैंने पिछले हाँ। वीडियो में आपसे बातचीत की थी। तो कांग्रेस का और आरएसएस का फर्क ये है कि कांग्रेस एक बीच का रास्ता अपनाना चाहती है, हम्म। जबकि आरएसएस का क्लियर है कि हमको पुराने जड़ता को बनाए रखना है नई हम्म। भाषा में। हम्म। और यहाँ आरएसएस की तारीफ करना चाहिए कि वो एक बहुत डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अपनी भाषा को वो इस प्रकार से परिष्कृत करता है कि लगता है कि वास्तव में वो उसका विश्वास करते हैं। और हम्म। उनकी जो अंदर का कोर है, जिसको हम्म। गाभा कहते हैं, वो गाभा नहीं बदलता। तो हम्म। ये इसीलिए मैं कह रहा था जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस है, हम्म। उसमें कांग्रेस और बीजेपी के फर्क को समझना जरूरी है। मैं कांग्रेस से भी पूरा इसमें समर्थन नहीं करता, पर हम्म। हमारे इस समाज में जो परिस्थिति के अनुसार से, क्योंकि आरएसएस का जो प्रभाव है जातीय व्यवस्था को बनाए रखने में एक छुपे रूप में, वो बहुत गहरा है। वो बहुत ठीक है। गहरा है। तो उससे किसी की तुलना नहीं होना चाहिए। मेरी एक बिल्कुल। ही नहीं समझ नहीं, जो मैं है। तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं दर्शकों भी के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम विचारधारा के आधार पर देखें, तो चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या आज की हम कोई भी पार्टी उठा के देख लें, जैसे कि आम आदमी पार्टी को ले लें, तो उसके जो शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं। आज की डेट में जब राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते हैं, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, मैं वो सही बात है। पर एक तो बात आपको बता दूं एक हम्म। बात बता दूं, इसमें भी राहुल गांधी जब जनेऊ दिखाते हैं, हम्म। शिव भक्त कहते हैं, हम्म। मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, तो वो एक केवल चुनावी स्टंट के रूप में करते हैं। मेरा विश्वास कीजिए रजत, हम्म। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी की गहरी विचारधारा जो है वो आरएसएस से मिलती है, मिलती, मेरी समझ में। आप ये कह रहे हो कि मिलती है, मैं तो ये कहता हूं कि वो आरएसएस ने ही आम आदमी पार्टी को खड़ा किया हुआ है। क्योंकि हम अगर इसके मूल में अगर देखें, तो आप देखिए जहां पर भी कांग्रेस खत्म हो रही है, वहां पर जगह कौन ले रहा है? वहां पे आम आदमी पार्टी उसकी जगह ले रही है। आज की डेट में हम गुजरात के चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं, तो वहां पर भी आज की डेट में जो लग रहा है, जो अब जो एक आम जनमानस में जो अवधारणा बनती जा रही है कि भाई देखो, जो अरविंद केजरीवाल है वो बहुत ही बढ़िया नेता है, बहुत ही ईमानदार नेता है, बहुत ही सेकुलर नेता है। तो इस वजह से उनके ऊपर वो कोर्ट केसेस हो रहे हैं और सीबीआई ईडी छापा मारी है। लेकिन उसका दूसरा कारण एक ये है कि उनको वहां पर कांग्रेस के अपोजिट में उनको खड़ा करना है गुजरात में। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। हम्म। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को तो आप अलग ही रखिए। हम्म। आम आदमी पार्टी जो है वो यानी बीजेपी का एक अलग वर्जन है। हम्म। भले ही वो पूरे मॉडिफाइड आरएसएस वर्जन है के, उसका।
मॉडिफाइड वर्जन है। भले ही उन्होंने खाकी निक्कर ना पहनी हो, शाखा में हाँ न गए हों, पर उनके जो प्रभाव हैं, खास तौर से उनके मुख्य नेता, वो हाँ तो वन मैन पार्टी है, वन हाँ। मैन पार्टी है केजरीवाल। हम्म और केजरीवाल का जो प्रभाव है, उनका आप शुरुआत देखिए, वो यूथ फॉर इक्वालिटी, जो हम्म पूरी तौर से आरएसएस हम्म का आंदोलन था। हम्म फिर अन्ना हजारे, जो हम्म पूरी तौर से आरएसएस का आंदोलन था, उसी की उपज है। तो वो हम्म दिखावे के लिए वो पूरा शिक्षा हम्म। स्वास्थ्य करते रहते हैं। जो म्यूनिसिपल इश्यू है, जहाँ गहरे सवाल आते हैं, वहां वो दलितों के मौन है। बारे में, दलितों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, वहाँ मौन है। मौन मतलब वो उसी बात को स्वीकार करते हैं जो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। हम्म ये मेरी समझ, ठीक है। हम्म। अब तो आम आदमी पार्टी को तो आप ठीक हाशिए से ठीक निकाल दीजिए, ठीक। अपने सोच मैं पर। यहाँ पर सर, मैं जो आज जो राजनीति हो रही है, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस नई कांग्रेस में दलितों की स्थिति क्या है? दलितों का कोई ऐसा नया चेहरा दिखाई नहीं दे रहा हमें। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत हम्म अच्छा सवाल है। इसमें रजत आप देखिए कि राहुल गांधी पूरे परफेक्ट लीडर नहीं होंगे, ठीक है। हम्म और आप देखिए अभी उन्होंने जो दिल्ली में 20 अगस्त को मेरे ख्याल से 200 कार्यकर्ताओं को बुलाया, सामाजिक हम्म कार्यकर्ताओं को बुलाया। हम्म उसमें दलित राजनीति से, दलित दलित सरोकार से संबंध रखने वाले बहुत ग्रुप थे। हम्म और ये मेरी समझ है कि हम्म जैसे उन्होंने एक 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 नाम मेरे दिमाग में जो आता है, जो उन्होंने जिग्नेश मेवानी को जो जगह दी। हम्म जिग्नेश मेवानी की भले ही कुछ लिमिटेशन होगी, हम्म पर इन मामलों में वो काफी स्पष्ट है। हम्म ये कांग्रेस का थोड़ा एक बैरोमीटर मुझे दिखाता है कि इस प्रकार के लीडर, जिग्नेश मेवानी टाइप्स, जो दलितों की राजनीति को पूरा समर्पित है, उसके लिए उसमें कांग्रेस में राहुल गांधी की राजनीति में उसमें जगह हो सकती है। हम्म और आप जरा थोड़ा केयरफुली स्टडी कीजिएगा, ये जो 200 संगठन और लीडर्स को 20 अगस्त को बुलाया गया था, हम्म। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो दलितों के मुद्दों से, आदिवासियों के मुद्दे से, स्त्रियों के मुद्दे से गहरा सरोकार रखते हैं। बिल्कुल, और ये वो लोग तो सारे समाज सेवी लोग हैं, तो उनके तो सरोकार रहेंगे। हाँ। हाँ, और उनको महत्व देना, हम्म। महत्व देना, ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ये ठीक कांग्रेस कर रही है। ठीक। कांग्रेस भले ही पूरा वो मायावती टाइप, एक समय की मायावती या चंद्रशेखर हम्म। रावण सर के रास्ते पे न जाए, पर इनको जगह देने की वो पूरी कोशिश कर रहे कोशिश हैं, या क्या कर। क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस, जिसको वो मथने की और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जी 2024 के चुनावों के लिए, क्या उसमें वो आरएसएस के जो स्लीपर सेल है, जैसे खुद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में कई सारे स्लीपर सेल हैं, तो आरएसएस और नेहरू ने भी बीजेपी कहा की था। जो, हाँ, आरएसएस और बीजेपी की जो स्लीपर सेल हैं, क्या वो उनको निकालने का मादना रखते हैं? क्या वो उनको सीधे निकालने का दम रखेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से राहुल गांधी जितनी हिम्मत से सब ये सह रहे हैं, बड़े हम्म बड़े लीडर इनको छोड़ रहे हैं, और हम्म उसके उसके बावजूद वो अपने जो उनका खुद का विजन है, उसको लेकर जिस प्रकार से नए लोगों को जोड़ रहे हैं, वो हम्म मेरे ख्याल से तो काफी तारीफ के काबिल है। वो इसलिए हम्म कि वो सत्ता के समीकरण से बाहर जाकर, सत्ता के समीकरण से, यानी शॉर्ट टर्म गोल से बाहर जाकर, हम्म जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल, दूरगामी दृष्टि के लिए, हम्म सिद्धांतों के आधार पे ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो हम्म समाज में रियल में दलित राजनीति हो, स्त्रियों की बराबरी हो, आदिवासियों की समस्या हो, या किसानों की समस्या हो, या नौजवानों की समस्या हो, उसको गहरे तरीके से लेते हैं। अब आप ये पूरा हुज ऑफ इंडिया सोशल चेंज अगर आप देखें, भारत में आज सामाजिक परिवर्तन के लिए कितनी लोग रत है, हम्म उसमें से ज्यादातर लोगों को राहुल गांधी ने उस दिन बुलाया। और ये एक इंडिकेशन था, मैं ये नहीं कहता कि वो सफल होंगे, हम्म ये केवल इंडिकेशन मात्र था कि भारत जोड़ो यात्रा हम्म केवल चुनावी यात्रा नहीं है। मैं इसको ऐसा देखता हूँ हम्म कि एक तौर से जिस प्रकार से भारत को धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे तोड़ा गया है हम्म। पिछले कुछ सालों में, उसको उसको उसमें पैबंद लगाने के बदले उसको जोड़ना बहुत उसको जरूरी है। उसको मैं इस रफू रफू करने की कोशिश की जाएगी। उसको पूरा मिलाने की कोशिश हम्म की जाए, उसको न्यूट्रलाइज, उल्टा हम्म करने की कोशिश की हम्म जाए। और जो हम्म भारत आजादी के आंदोलन में उभरा, हम्म जिसमें भले ही एक तरफ हम्म गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस हो, और हम्म उनपे उनपे भगत सिंह और अंबेडकर का भी एक प्रभाव था। हम्म। ये मेरी समझ है कि आजादी के आंदोलन में भले ही अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में कभी न रहे, पर हाँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके विचारों का प्रभाव था। हम्म।
और ये आप गहराई से देखिए, इसीलिए समता के सिद्धांत हमारे संविधान के केंद्रीय सिद्धांत बन गए। तो हम्म। खैर, जो भी हो, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो ये हम बात कर रहे थे संस्कृताइजेशन प्रोसेस की, हम्म। उसका आरएसएस के संस्कृताइजेशन प्रोसेस से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मैं एग्री करता हूं इस बात से सर। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आरएसएस जिस तरीके से पिछले उसने एक मैं विशेष रूप से 1 दशक की बात करूंगा, जिस तरीके से उसने जो दलित कम्युनिटी का संस्कृताइजेशन किया है, हिंदुआइजेशन किया है, उसके एकेडमिशियन जो हैं उनका जो संस्कृताइजेशन किया है, उनको लालच देकर अपने पाले में लाने की कोशिश की है, उसका उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी। लेकिन फिर मैं उसी उसी सवाल पर आऊंगा कि जब राजस्थान के अंदर एक बच्चे को मार दिया जाता है, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का वो उतना तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगर वहीं पर जैसा कि हमने देखा हाथरस में जो हुआ, तो उसको उन्होंने एक काफी तीव्र प्रतिक्रिया दी। क्या क्या मैं मेरे मेरे जहन में क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो एक इतना बड़ा जो दलित वर्ग है, जो आजादी के पहले, आजादी के बाद और अभी तक कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है, इस बात से कोई जी। मना नहीं कर सकता, तो क्या उसके सरोकार खत्म हो चुके हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के उनको वोट नहीं चाहिए? क्यों वो इतनी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से पूरी चुप्पी तो नहीं साधते। हम्म। कई मौकों पर उनकी आवाज बिल्कुल मुखर होती। हम्म। हो हम्म। सकता है ये केस में उन्होंने उतना नहीं किया होगा, पर हम्म। कई जो दूसरे दलितों पर अत्याचार के मामले होते हैं, उसमें हम्म। उनकी आवाज मुझे तो सुनाई देती है। कई बार आप नोट करेंगे, हम्म। उन्होंने, मैं एक एक उसको लिस्टिंग नहीं कर सकता, हम्म। पर फर्क ये है कि हम्म। वो दलितों को जगह देने के लिए तैयार है। उनकी विचारधारा में ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम्म। दलितों को वो समरसता के लेवल पे ले आए या हम्म। सोशल इंजीनियरिंग करके उनको वहीं हम्म। रखने की कोशिश करें। हम्म। ऐसा उसमें नहीं है। ठीक। और सवाल अभी ये है कि दलित आंदोलन की शक्ति ये बढ़ाना, उसके लिए वो शायद ना करेंगे। मेरा जैसे मैं आपको एक हाँ। उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे अभी मार्टिन मैकवान ने एक यात्रा निकाली थी छुआछूत के खिलाफ। बहुत हम्म। महत्वपूर्ण यात्रा थी। पूरी जगह से उसका ब्लैकआउट हुआ है। किसी ने हम्म। उसको ख्याल नहीं किया है, हम्म। मीडिया ने ख्याल नहीं किया, लोगों ने नोट नहीं किया। वो 20 लाख सोने के 20 लाख एक-एक रुपए के सिक्के लेकर आए थे हम्म। राष्ट्रपति को भेंट करने। ये पैसे से आप इस्तेमाल कीजिए और छुआ-छूत के खिलाफ काम कीजिए। वो हम्म। मैं मानता हूँ कि जितना रेडिकलिज़्म, जितनी तीव्रता होनी चाहिए, हम्म। कांग्रेस में उतनी अभी तो नहीं है। पर मैं उम्मीद इस बात में देखता हूँ, मैं कोई कांग्रेस को पूरी उम्मीद से नहीं देख रहा। हम्म। आज मेरा एजेंडा बहुत सीमित है। मेरा मेरा जो आज लक्ष्य बहुत सीमित है कि ये जो राजनीति हम्म। धर्म के नाम पर बाँट रही है, हम्म। वो हमारे लोकतंत्र को भी समाप्त कर रही है। हम्म। और वही राजनीति ऐसी है जो किसी पीड़ित वर्ग को ऊपर नहीं आने देती। ठीक। तो उस राजनीति के खिलाफ जो भी आंदोलन चलता है, हम्म। उसमें हमें अपनी जगह बनाने की ज़रूरत है। हम्म। ये दूसरी बात देखिए, मैं तीसरी बात जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये हम्म। कि अगर इस प्रकार की राजनीति जो ऊपर आती है, उसमें एक स्पेस होता है जिसको हम अपने हिम्मत से कैप्चर कर सकते हैं, उसको हम्म। हम अपनी तरफ ला सकते हैं। ये मैं हम्म। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हम्म। एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ दलित लीडरशिप ने अपनी जगह बनानी चाहिए। ठीक। क्योंकि आज भ्रम ये पैदा किया जाता है कि कांग्रेस, बीजेपी दोनों एक तरीके हैं। वो हम्म। भ्रम में जो जगह बन सकती है इस हम्म। उभरते हुए आंदोलन में, कई बार वो नहीं बनती। लेकिन मैं आपकी यहाँ पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये भ्रम है। अगर हम देखें कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, वो खुद भी तो सामंतवादी, खुद भी तो मनुवादी लोग हैं, खुद भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो हम इसको ये हम नहीं, मैं मान के चलता हूं ठीक है कि राहुल गांधी के अंदर हो सकता है कि वो मूल्य कम हो या फिर नहीं हो, या प्रियंका गांधी के अंदर कम हो या नहीं हो, या सोनिया गांधी के अंदर कम हो या नहीं हो। लेकिन क्या जो राहुल गांधी या जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसमें ऐसे लोग नहीं है? ये भी तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, कांग्रेस हमेशा से एक अम्ब्रेला के रूप में रही है, एक हम्म। छतरी के रूप में रही है, हम्म। जिसके अंदर रेडिकल सोशलिस्ट से लेकर हम्म। तो पूरे कंजर्वेटिव मदन मोहन मालवीय तक रहे हैं। सुभाष हम्म। चंद्र बोस भी कांग्रेस के अंदर ही थे। हम्म। मुख्य रूप से तो वो कांग्रेस के अंदर ही थे। ही वॉज ए हम्म। सोशलिस्ट। बाद हम्म। में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। नेहरू खुद सोशलिस्ट थे। हम्म। वो नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी राजनीति को करते थे पर उसको लेबल नहीं लगाते थे। ये हम्म। उनका एक महत्वपूर्ण हम्म। पहलू था। पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से वो क्लोजली जुड़े रहे। तो कांग्रेस एक अम्ब्रेला है, ठीक। उसमें कुछ मनुवादी लोग हैं। तो हम्म। सवाल ये है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, उनको उस विचारधारा को कांग्रेस के अंदर मजबूत करने की जरूरत है, जो दलितों को ज्यादा जगह दे, ऐसी मेरी समझ है।
ठीक। क्योंकि आप हमने मायावती हाँ। का भी एक्सपेरिमेंट देख लिया, हम्म। मायावती का भी एक्सपेरिमेंट देख लिया, तो उसका भी क्या हश्र हुआ है, रामविलास पासवान और उदित राज और फिर मैं वो मैं इसी हमारे मैं इसी मतलब प्रश्न पर आ रहा था कि ये जो दलित राजनीति जो खत्म करने का श्रेय भी अगर किसी को जाता है, तो वो भी तो बीजेपी और कांग्रेस को ही जो तो जाएगा सर। आप किसी को ऐसे अछूता तो नहीं छोड़ कांग्रेस सकते, क्योंकि कांग्रेस सतही कांग्रेस ने एक काम सतही रूप से किया। हाँ। अगर आप गहराई में जाके देखो तो हम्म। सामाजिक समरसता मंच खड़ा करना, फिर दलितों के बीच में जाकर सेवा के नाम पर उनको हम्म। संस्कृताइजेशन करना, हम्म। फिर ऐसे प्रतीकों को खड़ा करना कि भाई ये आपका प्रतीक है, जैसे सुहाल देव मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, सुलहाल देव सुहाल करके देव, हैं। हाँ। सुहाल देव है, पासी उसको पासी खड़ा समाज किया। के लिए। हाँ। पासी समाज के लिए सुहाल देव को खड़ा किया कि भाई ये आपका प्रतीक है। हम्म। देखो इसने कैसे एक मुसलमान राजकुमार को मारा, हम्म। एक हम्म। हिंदू लड़की को बचाने के लिए। तो हम्म। ये उस प्रकार के प्रतीक। तो ठीक। मैं आपसे और मेरा फर्क यही है, मैं इस प्रक्रिया की जड़ को देख रहा हूँ, हाँ। जहाँ दलितों के बीच में आरएसएस इस प्रकार सेवा के नाम पे इस प्रकार का काम करके हाँ। उस जड़ को काटना चाहती है, जहाँ हम्म। वो बराबरी के लिए संघर्ष कर सकती ठीक है। इस ये तो एक बहुत लंबी बहस है। आपको भी पता है कि मैं कुछ चीजों पे एग्री नहीं करूंगा और ना ही है। कोई कुछ बात चीजों पे, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग जगह पर खड़े होकर चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। ठीक, तो हमारे समझ में सोच में थोड़ा सा फर्क तो रहेगा ही। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो नया जो गठबंधन भारतीय राजनीति में खड़ा होने की कोशिश हो रही है, बनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर हम देखते हैं नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिन के अंदर कई सारे विपक्षी नेताओं से मिले, जिसमें कि वो जी, अखिलेश यादव से भी मिले, अरविंद केजरीवाल से भी मिले। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति जो कि महिला नेता रही हैं अभी भी, और दलित समाज की एकमात्र ऐसी नेता है जिनका आज भी, भले ही वो सत्ता में हो नहीं हो, उनके उनके पास कितने विधायक सांसद हैं ये सवाल नहीं है, आज भी पूरे भारत देश के अंदर मायावती जी को दलितों का नेता माना जाता है और दलित उनके पीछे खड़े होते हैं। उस महिला से नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं। ना ही कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कवायद हमें दिखाई देती है, अखिलेश यादव की तरफ से तो कोई कवायद हमें दिखाई देगी ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो 2024 के चुनाव में भी हमें कोई कवायद दिखाई देने को मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे, चाहे वो शरद पवार हो, उनकी तरफ से भी हमें कोई कवायद नहीं दिखाई दे रही। तो क्या वो एक जो दलित महिला है, इकलौती जो दलित नेता है, उसको किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया है इन सभी लोगों ने मिलकर? देखिए मायावती का जो रोल है, मैं इसका चुनावी राजनीति की समझ मेरी उतनी गहरी नहीं है, हम्म। पर मायावती पिछले कुछ 2-3 सालों से जिस प्रकार से चुप्पी साधती हैं, तो हम्म। लोगों को कई बार बहुत शंका आती है कि वो हम्म। ऊंट किस करवट बैठ रहा है, उनको लोगों को शंका आती है। हम्म। क्योंकि जब भी मौका आता है कि हम्म। आप बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन मजबूत बना के बीजेपी को हराओ, हम्म। तो कहीं तो भी अपने कदम वो पीछे खींच ले। हम्म। ये बात तो आप भी मानेंगे रजत। मैं एग्री तो करता हूँ इस बात से, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि खुद तो वो मायावती भी थोड़ा एनिग्मा। दलितों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है आज की तारीख में। लेकिन उसके बाद भी वो दलितों की एकमात्र बड़ी नेता है, मैं इस बात को भी एग्री करूंगा। ये बात मैं मानता हूँ, इस हाँ। बात को मैं स्वीकार करता हूँ, और हो सकता है उनको फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश करना चाहिए। हम्म। और हो सकता है पिछले 3-4 साल में उन्होंने जिस प्रकार का अपने आप को अलग रखा है, हम्म। और वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिग्मा हम्म। टाइप, वो अपना अस्तित्व रखती हैं। हम्म। और अभी उनका राजनीतिक बेस भी बहुत कमजोर हो गया है उनकी हम्म। इसी एटीट्यूड के कारण। हम्म। एक एक प्रकार से उनकी निष्क्रियता भी दिखी है अभी पिछले कुछ सालों में। हम्म। ये कुछ कारण हो सकते हैं, पर मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम्म। उनको भी एक विशाल गठबंधन में लाने की कोशिश करना चाहिए, अगर वो मानती हैं तो। क्योंकि सही है। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि दलित लावारिस हो गए हैं आज की डेट में। दलितों के वोट किसी को वोट नहीं चाहिए किसी को, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है हाँ, दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जो 22 से 25 करोड़ के आसपास की जनता है दलित कम्युनिटी, वो आज की डेट में लावारिस है। भले उसकी एकमात्र बड़ी नेता मायावती जी हों, लेकिन उसके बाद भी खुद मायावती भी दलितों के वोट के लिए मुझे जद्दोजहद करते हुए नहीं दिखाई दी, जो अभी नहीं, पिछले जो चुनाव सही। रहे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम क्या लावारिस हो गए हैं। और इसी पीरियड में हम देखते हैं कि हमें ना तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि वो दलितों के वोट की में इंटरेस्टेड है, कि वो दलितों के सवालों को उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो फिर रिजर्वेशन का हो, या फिर पेंडिंग जो वैकेंसीज पड़ी हो उसका हो, या जितनी एट्रोसिटीज दलितों के ऊपर हो रही हैं उसका हो। तो ये जो दलित पूरी जो कम्युनिटी है वो एक आइसोलेशन में आ गई है। जो दलित पॉलिटिक्स, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, जो लगभग खत्म होने की कगार पे है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या करना चाहिए? आप दलित कम्युनिटी के बाहर से जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी, जी। क्या आप समझते हैं इसको?
मुझे लगता है कि ये जो उभरते हुए राजनीतिक समीकरण हैं, हम्म। जो खास तौर से सामाजिक संगठन हैं, हम्म। मार्टिन मैकवान हो या फिर कांग्रेस के अंदर जो जिग्नेश मेवानी, मुझे एक नाम काफी अच्छा लगता है। हम्म। इस प्रकार के जो लोग छोटा मोटा चंद्रशेखर अपना रावत। चंद्रशेखर रावत, हम्म। इनको इनको इस उभरते हुए राजनीति में अपनी जगह बनानी चाहिए। ठीक। क्योंकि एक आप जब अलग बना करते हैं तो हम्म। काफी मुश्किल रहता है। पर अगर अम्ब्रेला के अंदर आप अपने खड़े रहने की जगह ढूंढ सकते हैं तो वो हम्म। करने की जरूरत, ये मुझे लगता है। अब क्योंकि हम्म। कई दलित नेताओं ने तो सीधा सीधा धोखा दिया, वो हम्म। रामविलास पासवान हो या रामदास आठवले हो, तो वो तो मैं खैर उनके रामविलास पासवान को ये रामविलास जो अठावले हैं उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगा, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, जो चिराग पासवान की के ऊपर एक जिम्मेदारी है, उनको शायद निभानी चाहिए सही तरीके से, लेकिन वो नहीं निभा ठीक रहे हैं। हाँ। ठीक। तो ये मुझे लगता है कि एक ग्रास रूट यानी जमीन के स्तर से उभरता हुआ दलितों के आंदोलन को अगर हम मजबूत करें तो निश्चित रूप से ये जो अभी नया उभार आ रहा है उसमें हम्म। इसको जगह मिलेगी। जैसे आपने वही कहा, रिजर्वेशन है, एट्रोसिटीज हैं, अस्मिता है, पेंडिंग ये सब वैकेंसी जाति। काफी काफी सारी पेंडिंग वैकेंसीज हैं जो कि नहीं भरी जा रही हैं। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भुनाने वाला कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। नेता भी नहीं दिखाई देता। दूसरा एक बात ख्याल कीजिए रजत, कि ये जो पार्टी बीजेपी जब से पावर में आई है, हम्म। ये मुद्दे उसके लिए गौण हो गए हैं, हम्म। गौण हो गए हैं। और इसको दबाने में वो काफी मजबूत है। वो हो वो कामयाब है इसमें, केजरीवाल हो, वो कामयाब बहुत है कामयाब। अपने काम में। अब तो जैसे मान लीजिए, हम्म। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक उस रूप में नहीं हूँ, हम्म। पर जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी हो और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप खड़ा हो जाइए तो हम्म। आपकी सुनवाई की थोड़ी उम्मीद। हम्म। सफल होंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हम्म। अभी तो सुनवाई का भी चांस नहीं मतलब है। जो गुंजाइश आपको जो भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस में जो गुंजाइश वहां नहीं दिखाई देती, वो आपको यहाँ आरएसएस में दिखाई देती है। बीजेपी कांग्रेस में या माफी चाहूंगा, दूसरे हाँ माफी गठबंधन, चाहूंगा, कांग्रेस में जो आपको दिखाई, कांग्रेस में वो कांग्रेस, संभावना लालू दिखाई यादव, देती है। हाँ। नीतीश कुमार, इसमें मुझे वो दिखाई देती है कि हम्म। अगर इस प्रकार का गठबंधन हो तो हम्म। दलितों के ये मुद्दों की सुनवाई की उम्मीद है। ठीक। और जब जब तक बीजेपी आरएसएस का शासन है, हम्म। इसकी कोई उम्मीद नहीं है। वो आपको कोऑप्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक। और जहां आप खड़े हैं वहीं हम्म। आपको खड़े रहने के लिए बाध्य करेंगे। ठीक, तो मैं एक फाइनल आपसे कमेंट चाहूंगा, आप अपनी पूरी जो हमारी चर्चा रही उसका एक सार के तौर पर आप हमारे दर्शकों के सामने रख दें। और जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें दलितों का, और जो विपक्ष की जो राजनीति है उसमें दलितों का क्या क्या अहम योगदान रहेगा, दलित नेताओं का, दलितों का। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। हम्म। और इसके माध्यम से जो मुद्दों को लिया जा रहा है वो हम्म। लोकतंत्र के मुद्दे हैं, हम्म। हमारे संविधान से जुड़े हुए मुद्दे। हम्म। और मेरी समझ ये है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, संविधान के मूल्यों पे चला जाए, तो हम्म। दलितों के आंदोलन की आवाज को सुनने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अच्छा। उस रूप में मैं इस यात्रा को एक सकारात्मक देखता हूँ। और इसमें अगर जो जमीनी स्तर के दलित विचारक हैं, दलित नेतृत्व है, हम्म। वो इसको अपनी बात को इसके साथ अगर जोड़े तो हम्म। निश्चित रूप से जो दलितों पर जितनी भी अत्याचार, एट्रोसिटीज वगैरह हो रही हैं, हम्म। उसके खिलाफ सुनवाई होने की उम्मीद पहले से बहुत बढ़ जाएगी। मैं पूरा ठीक। पूरा कोई इसको नहीं हाँ, देखता मतलब कि इस आप भी आंदोलन की आश्वस्त आश्वस्त नहीं है, लेकिन आपको संभावना दिखाई देती है। संभावना दिखाई देती ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय भीम नवोदय, आपने इतने डिटेल में इतनी सारी चीजें हमें बताई जो कि है। दलितों के लिए और जो भारत की पूरी जो विपक्ष की राजनीति है उसमें दलितों का क्या रोल होगा, वो काफी अच्छे तरीके से आपने रेखांकित किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपनी जो सोच है, जो समझ है, आपका जो अध्ययन है पूरा, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जय भीम नवोदय सर। जय भीम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया।